हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो इससे पहले हमने 2023 का जो पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था ना, वो हमने कर लिया था। यानी कि 2023 का मार्च में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का जो हमने फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये सेकंड पार्ट आ रहा है आपका किसके लेकर, इंडियन इकोनॉमी को लेकर ये पार्ट जो है हम लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, बेसिकली इसके कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है सर? जब आप मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, तो उसको हम कमर्शलाइजेशन कहते हैं। जो कि ब्रिटिश कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइन बिटवीन 1875 से 900। देखिए, फेमाइन का मतलब क्या होता है? फेमाइन का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्केल पे लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए ड्यू टू मलन्यूट्रिशन। मतलब प्रॉपर उनको खाना नहीं मिल रहा है, उस खाना ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहे और उनकी मौत हो जाती है, तो उसको हम फेमाइन कहते हैं। तो ऑब्वियस है, जब हम कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो इससे खाने की कमी पड़ जाएगी और इसकी वजह से फेमाइन जो है वो आपका आ जाता है। नेक्स्ट बोलता है, ये स्टेप हमारा सही है। दूसरा, इंडिया ने क्या कर दिया था? एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। बिल्कुल सही है। उससे पहले हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट कर दिया, तो हम यहाँ से फूड ग्रेन भी एक्सपोर्ट करने लग गए थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 19। गिवन स्टेटमेंट, ओके, सो द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑन द एमएसपी इज मेंटेन एज बफर स्टॉक। बिल्कुल, जो सरकार एमएसपी पे जो भी राशन खरीदती है फार्मर्स से, उसको कहाँ स्टोर करती है? बफर स्टॉक में। एमएसपी क्या होता है सर? मिनिमम गारंटी प्राइस होता है, जो कि सरकार के द्वारा अपने फार्मर्स को दिया जाता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस सडन फॉल ना हो जाए, या जो बिग लॉट्स है वो मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट ना कर ले, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एमएसपी को लाया गया था। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है ये। और दूसरा ऑप्शन भी हमारा सेफ गार्ड दिख रहा है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट कहता है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज स्ट्रेटेजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सही है। सही, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सही, इसका मीनिंग होता है कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम खुद कर सकते हैं, यानी कि जो पॉसिबल है अपने देश में प्रोडक्शन करना, तो उसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी क्या होती है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहलाती है। तो ऑब्वियस है, जब आप चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करोगे, है ना, तो उससे क्या होगा? हमको फॉरेन से सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, और जब फॉरेन से सामान खरीदेंगे नहीं, तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो सेफ हो जाएगी। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लाइसेंस राज या लाइसेंस पॉलिसी एंश्योर रीजनल इक्वालिटी। बिल्कुल करेक्ट है ये सर। लाइसेंस पॉलिसी के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम क्या कर सकते हैं इससे जो हमारी बेसिकली जो डेवलप्ड रीजन या अनडेवलप्ड रीजन, उनके बीच का डिफरेंस है, उसको भी हम कम कर सकते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या था? एकदम सही है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल, ओके, ऐसा नहीं है कि रशियन इकोनॉमिक मॉडल जो था आपका, हमने उसे चूज किया था, बट वो बेस नहीं है। हमने इसको अपनाया तो था, बट हमारा जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। रशिया में जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम होता है आपका, बट इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया था। तो ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग है हमारे लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका हम कह सकते हैं आंसर सी हो गया हमारे लिए, कि इनकरेक्ट बोला था, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मिनी हाइडल प्लांट आर द गुड फॉर एनवायरमेंटल बिकॉज। देखिए सर, ये मिनी हाइडल प्लांट का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये क्या होता है ना आपका, कि जो ऐसी रिवर्स है, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, छोटी रिवर्स होती है ना, जब उसके ऊपर हम डैम बना देते हैं ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आपका मिनी हाइडल प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जनरेट फॉर लोकल एरियाज। क्या वो लोकल एरियाज के लिए ही बिजली प्रोड्यूस करते हैं? सर वो कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि केवल ऑनली आ गया ना टर्म, केवल लोकल एरियाज के लिए प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ये लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं करते। बिल्कुल, देखो छोटे छोटे डैम होते हैं, तो इनसे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता लैंड पैटर्न पे। तो ये हमारे लिए हम कह सकते हैं ये अच्छा होता है। और ये पेरिनियल स्ट्रीम्स के ऊपर निर्भर करता है। पेरिनियल स्ट्रीम्स का मीनिंग क्या होता है सर? वो ये ऐसी रिवर्स होती है जो आपके पूरे 12 महीने बहती है। जैसे
गंगा हो गई, यानी कि जो बेसिकली नॉर्थ की जो रिवर्स है वो सारी की सारी क्या है आपका, वो पेरिनियल रिवर है। तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके अलावा जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई वो सारी पेरिनियल रिवर्स कहलाती है ना। तो उस पे बेस्ड होती है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम। तो हम कह सकते हैं इसका 1 तो रॉन्ग हो गया आपका, 1 भी, ये भी हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बचा हमारे पास बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 21। सर क्या कहता है ये, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ठीक है, ये कब आया था सर, ये आया था आपका 1958 में। कहाँ पर आया था सर, ये आया था चाइना के अंदर। चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें है। G20 में भी है, अभी हालिया में इसकी मीटिंग हुई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना बेसिकली इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, वो सार्क में आती है। यूरोपीय यूनियन जो है ना, लगभग उसके अंदर 29 स्टेट्स हैं, बस 29 स्टेट्स बोल सकते हैं, कंट्री बोल सकते हैं। और वो सारी कंट्री कहाँ की है सर, वो सारी कंट्री आपकी यूरोप की है। उस कंट्री में इंडिया जो है वो शामिल नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। यूरोप तो है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है, EU का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स लॉन्च बाय इंडिया इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। बट इन एडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, नहीं सर, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये गलत है, बट हमको रॉन्ग ही चूज करना है, तो ये हमारा डी इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव्स विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिटवीन 1966 and 67, Mao Zedong introduced this movement under which the professionals and the students were asked to work. प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स से बोला गया आप जाइए काम कीजिए एंड रियल लाइफ सिचुएशन से सीख के आइए कंट्री के बाहर जाके, ओके। तो इसको ग्रेट प्रोलिफरेशन कल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है, बेसिकली चाइना में ये आया था। अब देखिए इसका होता क्या है, इसमें ना जो भी प्रोफेशनल्स थे, वहाँ के लोग थे, उनको बाहर भेजा गया जिससे कि जाके वहाँ की चीज़ों को सीख के आए और उसको अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर लें, ठीक है। देखो कम्यून सिस्टम, इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार इनको हम देख लेते हैं। कम्यून सिस्टम का मतलब होता है, इसमें हम कहते हैं जब सभी लोग जो होते हैं ना अपने किसानों को एक साथ, मतलब जब भी किसान जो होते हैं ना जिनके पास जो भी जमीन से, उनको एक साथ इकट्ठा करके पूल बना के जब वो खेती करते हैं उसको कम्यून सिस्टम कहते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये आपका किसके लिए था, बेसिकली ये इंडस्ट्री के लिए था। अभी हमने जिस बात करी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था ये, ओके। ओपन डोर पॉलिसी, सही, इसमें क्या था, इसमें इन्वेस्टमेंट को इन्होंने क्या कर दिया था, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए लेके आया गया था कि भाई विदेशों से पैसा जो है ना, इन्वेस्टमेंट जो है आए देश में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विदेशों से आए, इसमें इसलिए इसको ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया गया था, बाहर से आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इन स्टेटमेंट 1, in India, in both India and Pakistan, the service sector has been emerging as major source of development। बिल्कुल सही है सर, इंडिया या पाकिस्तान दोनों में ही जाओगे ना तो सर्विस सेक्टर जो है ना मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी के अंदर में, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान दोनों की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अमंग्स द नेबर ऑफ द इंडिया, चाइना हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर ये लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो सबसे ज़्यादा है वहीं पर ही, कि सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर ही जीते हैं। ये किसका सूचक होता है सर, ये होता है आपका हेल्थ इंडिकेटर। बेसिकली अगर हम किसी भी कंट्री की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं वहाँ की हेल्थ क्या होती है, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये बोलता है वर्कर्स हु आर परमानेंट, ठीक है। परमानेंट की जब बात करेगा, जब कभी बोलेगा परमानेंट तो उसका मतलब क्या होता है सर, रेगुलर बेसिस पे लोग काम करते हैं उसको हम परमानेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, जॉबलेस ग्रोथ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये देखिए। हाँ ओके, बात करते हैं सर जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ का,
सर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हमारी इंक्रीज हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो हमारी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। सर जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, बट जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, बट हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो क्या है आपका, उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है जितना हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है ना। इसका ये तो अब ये कैसे संभव पर है सर, ये कैसे संभव है, ये हो रहा है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। रीजन क्या है आपका, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी वजह से आपका ये बेसिकली देखने को मिलता है। कैसे, एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं कि जहां पहले लेट्स सपोज करो, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कि पहले 10 लोग चाहिए होते थे ना खेती करने के लिए, अब उसकी जगह पर आपने एक मशीन लगा दी, एक मशीन लगा दी। अब जो एक मशीन है वो 10 लोगों का काम कर रही है, तो बेसिकली 9 लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ग्रोथ तो हुई, एग्रीकल्चर बढ़ा भाई हमारा, खेती बढ़ी है, लेकिन जो 9 लोगों को नौकरी मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी। ये एग्रीकल्चर की बात है, बाकी इसको आप इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल कर सकते हो। यहाँ पर भी होता था यही सेम चीज़, कंप्यूटर्स आए या और सी चीज़ें आई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लेकिन जीडीपी हमारी बढ़ रही है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं ऑप्शन, सर ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। सर एक से बेटर या बहुत सारी फसलों को उगाएं, तो नाम से दिख रहा है क्रॉप्स की बात करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके सर क्या कहते हैं, इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 प्लान इन 1951, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट 5 प्लान 1951 में आया था। जो कि किसके ऊपर बेस्ड था सर, जो कि बेस्ड था आपका एग्रीकल्चर। इसका मेन पर्पस क्या था सर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर यानी कि सेल्फ रिलायंट इन फूड, ये आपका मेन फोकस था इसके ऊपर में, ठीक है, फर्स्ट 5 प्लान। इंडियन पाकिस्तान चाइना अडॉप्ट द इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ कोर ऑफ डेवलपमेंट स्टडी, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग को चूज किया था, उसी के बेसिस पे हमने अपना डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी को डेवलप किया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सर एक चार्ट गिवन है, हमको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या कहता है, ओके देखिए क्या है सर हमारे सामने, सर ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे जंगल कटे हुए हैं, है ना, ये देखो पेड़ पौधे कैसे कटे हुए हैं आपके सारे। तो ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल है सर, ये आपका डिफॉरेस्टेशन, इसको क्या कहेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का गायब होने क्या कहलाता है आपका, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बेसिकली जंगल गायब होते जा रहे हैं, तो है ना, तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है सर, अगर जंगल आपके गायब होते जा रहे हैं, कोई इशू इससे देख सकते हैं सर, CO2, अगर जंगल आपके इसी तेजी से कटते रहे तो हमारे CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा ये हो जाएगा, उसके अलावा फ्लड, हम कह सकते हैं फ्लड। सर अगर जंगल कटेंगे ना तो इससे फ्लड भी क्या हो जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा बहुत भी बारिश आएगी तो इससे फ्लड क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं भी आप फेस कर सकते हो, है ना, सॉइल इरोजन ये भी हो जाएगा, सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक समस्या हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। डाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर आपके इसे जंगल इसी स्पीड से जो है वो अगर कटते चलेगा। तो कुछ समस्याएं हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी हो जाएगी अगर हमने इसको नहीं प्रॉपर सुधारा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, तो हम कह सकते हैं इसके दो तरीके से हो सकता है। एक तो इसका रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, कैसे सर, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी एक्सप्लोटेशन होता है ना उसको हम कम कर सकते हैं। जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट होता है उसके बाद फिर उनको कंपेल किया जाता है अपनी फसलों को सस्ते दर पर बेचने के लिए या फिर बॉन्डेड लेबर के लिए काम करने के लिए, वो सारी जो एक्सप्लोटेशन होता है वो हम कम कर सकते हैं। प्लस चीप क्रेडिट आप यहाँ से मिल सकता है, चीप क्रेडिट, जब चीप क्रेडिट मिल जाएगा तो इसके अपने अलग ही बेनिफिट है। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स जो होते हैं ना, अदर बेनिफिट्स वो भी जो है वो किसानों को मिल जाएंगे रूरल बैंकिंग सिस्टम से। अदर बेनिफिट्स जो है ना वो भी जो है उनको ईजिली मिल जाएंगे अगर हम रूरल क्रेडिट सिस्टम को प्रमोट करेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है डॉक्टर खुराना अ डेंटिस्ट, ये एक क्या बोलते हैं, इसकी क्लिनिक चलाते थे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, लेकिन
उनकी जो, हाँ, ही वॉज अर्निंग कंपैरेटिवली लो इनकम, बहुत कम कमाते थे, सो इन्होंने डिसाइड किया कि वो शहर में जाएंगे और उन्होंने इसके लिए बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया। तो यहाँ पर को बताना है कि किस तरह का एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है और जो कि और कैसे ये डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। देखिए उन्होंने जो बेसिकली एक्सपेंडिचर किया है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर पैसा जो है वो स्पेंड किया है, ठीक है। अब माइग्रेशन पे पैसा लगा के ना हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो लो डेवलप एरिया से हाई डेवलप एरिया में मूव करते हैं, या फिर जहाँ पर वो जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है उससे बेटर वो किसी दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काम अवेलेबल होता है, तो वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम भी कर पाते हैं, उनकी इनकम इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट देश का भी संभव हो पाता है माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसका हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे ना, ब्लैक रख लेते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि हम ब्लैक बैकग्राउंड पे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द वैलिड रीजन, एक्सप्लेन द वैलिड रीजन फॉर स्लो ग्रोथ रेट एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ रेट का कारण क्या है सर, हम कह सकते हैं ओके, स्लो ग्रोथ रेट का कारण हम कह सकते हैं आपकी सर एजुकेशन, एजुकेशन वहाँ पर कम है, एजुकेशन एक ये कारण हो गया। उसके बाद फिर लो स्किल डेवलपमेंट, लो स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट भी वहाँ पर कम होती है लोगों की बहुत ज़्यादा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा और क्या होता है सर पाकिस्तान में समस्या है सर, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल विल पावर, पॉलिटिकल विल ये भी नहीं है वहाँ पर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी कम है ना पाकिस्तान में, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं ये हमारे सामने कुछ 4-5 पॉइंट हो गए जो ये बताते हैं चाइना में सॉरी पाकिस्तान में क्यों जो है वो पॉवर्टी जो है वो बढ़ी जा रही है और स्लो ग्रोथ रेट कम क्यों है, ये भी हो गया। अभी आते क्वेश्चन नंबर 31 पे, ये पार्ट है आपका सर लाइसेंस राज, ठीक है। इस पे 1950 इसके पीछे रीज़न क्या था, देखिए सर हम लाइसेंस राज के लिए ना 2 पॉइंट कह सकते हैं कि 2 पॉइंट हम कह सकते हैं लाइसेंस राज के लिए। देखिए ओके इसको थोड़ा सा ना हम वो कर लेते हैं, देखिए पहले थोड़ा सा आईपीआर के बारे में जान लेते हैं। आईपीआर 1956, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री को ना, इंडस्ट्रीज की 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या किया था, इसमें इंडस्ट्री रखी, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की बात करें इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया था। सर एक जो थी वो पब्लिक के अंदर में थी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, आईपीआर। दूसरा होता है प्राइवेट और थर्ड नंबर पे होता था जॉइंट। क्या किया गया इसमें, सबसे पहले तो सर इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, पब्लिक, प्राइवेट एंड। पब्लिक में क्या था, केवल उन इंडस्ट्रीज को रखा था, कोर इंडस्ट्रीज होती है जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। प्राइवेट में कुछ इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया और जॉइंट में दोनों मिलकर काम कर सकती थी। सेकेंड नंबर पे इसमें जो किया गया था वो था आपका रिजर्वेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज फॉर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको रिजर्व कर दिया कि केवल इसमें एसएसआई ही काम कर सकती है। और थर्ड नंबर पे था आपका लाइसेंस राज, लाइसेंस राज। देखिए इसमें क्या किया गया था, इसके पीछे रेशनाली क्या था, हम कह सकते हैं इसके 2 ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके सर, एक तो हो जाएगा आपका मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोली, ठीक है, कर्ब मोनोपोली,
हम कह सकते हैं कर मोनोपोली का मतलब कि सर जो बड़े बड़े घराने ना इतने बड़े ना हो जाए, उनकी फाइनेंशियल पावर इतनी मजबूत ना हो जाए कि वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू कर दिए, इसलिए उनकी मोनोपोली ना बनने पाई। इस वजह से लाइसेंस राज को लाया गया था कि भाई कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस जो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, उसको फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए जो है लाइसेंस राज को लाया गया था। और दूसरा इसके पीछे हम लॉजिक कह सकते हैं वो है आपका टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। सर रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए भी जो है वो इस व्यवस्था को जो है वो लाया गया था। इससे आपके रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट हो जाएगा। कैसे सर, जिस वाली एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो उस वाले के लिए हम इजी लाइसेंस पॉलिसी ला सकते हैं, और जहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्री है तो उसके लिए थोड़ा सा हार्श पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये दोनों रचनालय हम कह सकते हैं यही रीजन था जिसके पीछे लाइसेंस राज जो है वो लाया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। सर डिफाइन मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे ना ट्रेड की, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सर ट्रेड आपका दो तरह का होता है। सर एक होता है बाईलेटरल और दूसरा होता है आपका मल्टी। बाई का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन टू नेशन। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको हम बायलेटरल ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड बिटवीन / अमंग मोर देन टू नेशन। जब दो देशों से ज्यादा देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। लेटरल मतलब साइड्स जो होती है, लेटरल का मतलब साइड हो गया आपका, तो हम कह सकते हैं देखो टू साइड लेटरल। ठीक है, मल्टी लेटरल मतलब दो साइड से ज्यादा। यहाँ पर दो साइड हो गई, दो देशों के बीच में व्यापार होता है। जब दो देशों से ज्यादा देशों के बीच में व्यापार होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। ओके सॉरी, ओके क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, ये कहता है स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, विद वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हैज शोन अ सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस टुवर्ड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सर ये क्या कहता है कि हमारे रिसेंट पास्ट में ना ये जो फॉर्मलाइजेशन है आपका वो आपका इंक्रीज हुआ है, वो सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट सब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम सीधा क्या बोलेंगे, नो। ये स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बल्कि अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है आपका इनफॉर्मलाइजेशन जो है ना वो आपका ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। कैजुअल वर्क, कैजुअलाइजेशन या फिर कैजुअल बेसिस पे लोगों को हायर करना, टेम्प्रेरी बेसिस पे लोगों को हायर करना, ये आपका ज़्यादा होता जा रहा है। जब से एमएनसीज कंपनी आई, एमएनसी जितने जितने ज़्यादा आती जा रही हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपका हम कह सकते हैं इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी वगैरह जो अदर बेनिफिट्स जो मिलते थे वो अब यहाँ पर नहीं मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी जो नहीं होती है ना। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं आपका कि जैसे अगर हम बात करेंगे ऑफ सीजन और ऑन सीजन, जैसे कि बड़े शहरों में जो ऑन सीजन होता है यानी कि जो आपका फेस्टिव सीजन होते हैं वहाँ पर जो है वो लोगों वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है ज़्यादा लोगों को हायर कर लेती है। लेकिन जब ऑफ सीजन आता है तो वहाँ पर लोगों क्या करती है, वो ले ऑफ करना शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में कम हो रहा है और इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो वर्कफोर्स का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके साथ आप कुछ डेटा भी दे सकते हो जो कि बुक में मेंशन होगा, तो डेटा के साथ ये क्वेश्चन जो है वो बहुत परफेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। ओके, अब बी देखते हैं आपका। इन इंडिया द सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट 60%, द पॉसिबल इंसिडेंस ऑफ अंडर पॉवर्टी इज हाईएस्ट अमंग द सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहता है, एज इकोनॉमिस्ट सजेस्ट द इलैबोरेट टू मेजर्स दैट मे बी टेकन टू प्रोमोट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए कुछ सजेशंस देने हैं आपको कि कैसे उनको ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं सर उनके लिए, देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का ना, ओके क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये तो सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इसको हम परफेक्ट कर लेना, ये तुम्हारी थोड़ा सा परफेक्ट।
देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड ना, तो हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। सो सर पहली बात तो इनको हम क्या करते हैं, स्किल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इनके इसके अंदर क्या हो जाएगा, लोगों को स्किल डेवलप की जा सके, है ना। स्किल आपकी कौन सी हो, अकाउंटिंग स्किल हो, मैनेजर स्किल्स हो, या और तरह की स्किल्स जो होते हैं वो हमको डेवलप करनी चाहिए इसके अंदर में लोगों के। और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। सर ये भी किया जा सकता है, इनको फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कि उनको इजी दर पे जो है वो लोन मिल जाए, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उनकी उसको भी पूरा किया जा सके। और क्या कर सके, और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आई थिंक 2 ही पॉइंट बोले हैं, तो आप उस 2 को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका 2 पॉइंट बता देंगे। हाँ 2 मेजर्स बोले हैं, तो आप इन्हीं 2 मेजर्स को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ओके चलिए अभी तो हम क्वेश्चन को कर ही रहे हैं, बाकी अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर अगर आपको चीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ऐसी बहुत सारी नई नई वीडियो जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मैं आपके लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अभी हम आई थिंक 15th के बाद से 15 को हमारा कह सकते हैं कि 11th का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली जो है मैं एक आवर्स की जो है वो लाइव क्लास भी लूँगा इस सेशन में, जिसमें हम क्या करेंगे, मैक्रो और माइक्रो के जो बेसिक कंसेप्ट्स है बेसिकली बुक के आके उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन की। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, लाइव क्लास करेंगे। लाइव क्लास में क्या होगा, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और फिर उसको हम एग्जाम से पहले पूरी दोनों बुकों को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके अलावा मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊँगा और फिर हम 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके अभी हम आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर में। ये कहता है कि भाई महिलाएं जो है वो क्यों रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट में कम पाई जाती है। देखिए इसका रीज़न क्या कह सकते हैं सर, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि महिलाओं को क्यों उनका शेयर होता है रेगुलर एम्प्लॉयड में। सर पहले तो लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो कम होता है, लेवल एजुकेशन का कम है। उसके बाद फिर और क्या होता है, लो स्किल डेवलपमेंट भी कम होता है, स्किल डेवलपमेंट उनका जो होता है वो काफ़ी कम होता है। हम ये भी कह सकते हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो यही है, समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही है बट अभी प्रेजेंटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद लेस मोबिलिटी भी इनकी कम है, जल्दी ये मूव नहीं कर सकते इजली। और कुछ कंस्टेंट भी है, सोशियो इकोनॉमिक कंस्टेंट भी है एंड इकोनॉमिक कंस्टेंट भी है, इकोनॉमिक कंस्टेंट रुकावटें हैं, कुछ फैमिली इश्यूज है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि महिला जो है वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर पाती हैं, उनको अलाउ नहीं होता है। जो हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स जो है हमारे सामने, जो ये रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से महिलाएं जो है वो कम रेगुलर जॉब्स में जो है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस। देखिए सर फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक बार देख लेते हैं डिफरेंस, इसके लिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, और ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल कैपिटल। इसके बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं डिफरेंस। सर सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, जो आपके फिजिकल कैपिटल होती है सर वो टेंजिबल होती है, टेंजिबल का फीचर होता है। एटलीस्ट फिजिकल कैपिटल को, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ वो फिजिकली टच कर सकते हो, पर जब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ना उसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप इनटेंजिबल कह सकते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते हो। इंटेंजिबल भाई मुझे टच कर सकते हो, मैं तो ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से मेरा दिमाग है, मेरी नॉलेज है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते, वो एक तरह से इंटेंजिबल हो सकता है। हम कह सकते हैं ना इसके अंदर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आपका
डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑनर, डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑनर, यानी कि सेपरेटेबिलिटी। ऑनर भाई, ऑनर, अब देखो कोई चीज़ है, अगर मशीन है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तब उसको उसके ऑनर से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, बट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। आप ह्यूमन कैपिटल को उसके ऑनर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा फोर्थ हम कह सकते हैं सर डेप्रिसिएशन। फिजिकल कैपिटल जो ये होती है ना आपकी फिजिकल कैपिटल, इस पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन। सभी के साथ इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बट इनकी क्या होती है सर, एप्रिसिएशन होता है। इनकी समय के साथ वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, बल्कि जितने ज़्यादा समय बीतता जाता है, इनकी वैल्यू दिन ब दिन क्या होती है, वो इंक्रीज करती जाती है। इसके अंदर मोबिलिटी क्या होती है सर, हाई मोबिलिटी होती है, हाई मोबाइल होते हैं, हाईली मोबाइल। सर हाईली मोबाइल का मतलब क्या होता है सर, ये आप एक जगह से दूसरी जगह इनको ईजिली लेके जा सकते हो, लेकिन ये क्या होते हैं आपके, लेस मोबाइल होते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो होती है ना, वो इजीली मूव नहीं कर सकती, आप बहुत ज़्यादा लीगल कंस्टेंट होते हैं आपके इनके मूव करने में, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि भाई आप देखो, अगर आप हम बात करें जॉब की, अगर तो लेट सपोज अगर यहाँ दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है, उसको अगर नॉर्थ ईस्ट भेजना हो, लेट सपोज करो, तो फिजिकल कैपिटल को आप इजीली उठा के, मशीन को उठा के आप इजीली ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन आप किसी ह्यूमन को वहाँ पर भेजना होगा, तो एक ह्यूमन जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, सेफ्टी कंसर्न होता है, और इनकम कंसेप्ट, सेफ्टी कंसेप्ट, और उसके बाद फिर फैमिली कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं मूव करने से पहले। तो ये 4-5 बेसिकली 4 डिफरेंस हो सकते हैं, हम देख सकते हैं आपके फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। ओके चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं आपका। ओके ये हो गया हमारा सर, और में एक और क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या कहता है ये। स्टेट एंड डिस्कस एनी वन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऊपर देखिए एक ऑप्शन अभी क्वेश्चन में ही था आपका, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मिनी हाइडल प्लांट, मिनी हाइडल प्लांट। ऊपर जो इसके 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट उसको आप इसमें कंसिडर कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। मिनी हाइडल प्लांट आपका सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि इससे आपका लैंड पैटर्न में चेंज नहीं आता है, और इससे आपके जंगल को भी नहीं काटना पड़ेगा, है ना। इससे आपको रिवर के फ्लो को भी आपको जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर आपका स्ट्रीम फ्लो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन अच्छा है, आप उठा के वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपका ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाए, यानी कि बिना हार्म पहुँचाए एनवायरनमेंट को, जो आप डेवलपमेंट करते हो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट सेकंड पे। सर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ओके इसका इंपॉर्टेंस है, देखिए हम कह सकते हैं एसएसजी, इसका एक नाम हो सकता है एसएसजी। देखो जब आपके फॉर्मल सेक्टर उतने अच्छे नहीं थे, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे थे, तो फॉर्मल सेक्टर्स की जो लिमिटेशंस थी ना, उसको पूरा करने के लिए क्रेडिट प्रोग्राम जो है बेटर काम किया है। ये क्या करता है आपका सर, चीप रेट पे क्रेडिट अवेलेबल करवा देता है। इंपॉर्टेंस क्या है आपका, क्रेडिट, क्रेडिट प्रोवाइड करता है सर चीप रेट पे, सबसे बेनिफिट होता है इसके अंदर ये। जब आपके पास क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, कोलेटरल 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 रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये लोग आपस में जानते हैं, तो कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग बैंकों से लोन नहीं ले पाते थे, वो इनसे क्या होते हैं, वो इजीली लोन जो है वो ले सकते हैं। सर और क्या कर सकता है सर, ये तो करता ही करता है, उसके अलावा सेविंग्स को भी क्या करता है, ये सेविंग्स को भी प्रमोट करता है, सेविंग्स प्रमोशन, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, आपका सेविंग्स को भी प्रमोशन कर सकता है, सेविंग को भी इंक्रीज करता है, रूरल सेविंग्स को, स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट कर सकता है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। उसके अलावा आपके अलग जो अदर्स बेनिफिट होते हैं ना आपके, वो भी यहाँ पर जो है वो इजीली इनको मिल सकते हैं। ओके और बाकी इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती है, क्रेडिट चलो ये तो प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद अदर जो फाइनेंशियल नीड्स होती है आपकी, अदर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये यहीं पर काम करने वाले लोग होते हैं, तो इनको ईजिली आपस में जो है वो लोन मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा एक और 34th क्वेश्चन बचा है, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन है। चलिए सीधा नीचे क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं, ऊपर स्टेटमेंट देख लेंगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग देखो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ये जो संस्था है आपकी, ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके, प्लानिंग कमीशन के को सब्स्टिट्यूट करके हम कह सकते हैं उसको हटा के जो है ये नीति आयोग को लाया गया था कमीशन। ओके उसके बाद इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? सर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं देश के जो हमारे पीएम होते हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मेंबर चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अभी प्रेजेंटली श्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी हमारे क्या हैं, मोदी जी ये जो है अभी नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। स्टेट टू डिस्कस टू एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। या डिजिटल बैंकिंग हम याद कर सकते हैं, दो बेनिफिट क्या क्या कह सकते हैं सर? कैशलेस इकोनॉमी हो सकती है, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, और उसके अलावा ब्लैक मनी, काउंटर ब्लैक मनी, ब्लैक मनी रिड्यूस हो जाएगा। टैक्सेस, इससे क्या होगा आपके टैक्स कलेक्शन जो है वो, टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है बहुत ज़्यादा, पेमेंट वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ जाता है आप, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके जो डिजिटल बैंकिंग के हमको मिल जाते हैं। चलिए तो ये भी हमने पेपर डिस्कस कर लिया, तो हमारा पूरा जो है 23 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे सर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओके नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम क्या करेंगे सर, अभी देखिए 2022 का एक और पेपर है हमारे पास, उसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। वही सेम पार्ट 1 मैक्रो और पार्ट 2 इंडियन इकॉनमी, इसको लेके आएंगे। उसके अलावा हम कह सकते हैं 17 तारीख से 16 फरवरी से हम क्या करेंगे, 15 फरवरी 2024 में हम क्या करेंगे, रात को 10 बजे 10 PM पे हम ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लाएंगे, लाइव क्लास फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमारी लाइव क्लास होगी 10 बजे, और ये क्लास होगी आपकी डेली, ये जो क्लास होगी आपकी ये होगी डेली हम क्लास करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब तक आपके एग्जाम और सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होता था तब तक हम क्या करेंगे, ये क्लास जो है वो डेली करेंगे लाइव अपना, जिसमें हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज, इसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास में क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो उसको क्लियरली जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इकोनॉमिक्स में ये करते हैं, पेपर अभी हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ लाइव क्लास करेंगे। और फिर ओके तो लाइव क्लास को सपोर्ट कीजिए, आइए अपने फ्रेंड्स के साथ में वो इसको प्रमोट कीजिए, और देखते हैं इसी बीच में 16 जब भी आपका एग्जाम होना है बोर्ड का, तो उससे पहले हम बहुत अच्छी जो है प्रिपरेशन इसकी कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।